हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपने पहले की वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी है तो पहले की वीडियोस जाकर के देख लें, तब जाकर के आप लोग का ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होगा और आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और सीजीपीएससी फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछता है। जनरली वो आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। हम इसमें आर्टिकल 21 की भी बात करेंगे और अदर आर्टिकल्स भी इसमें मेंशन होंगे। रिट्स की बात करेंगे तो कंप्लीट एनालिसिस होगा। इसका एक सीरीज आएगा फंडामेंटल राइट्स का ही, उसमें 2-3 लेक्चर्स होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने सीरीज में। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आर्टिकल 20 के ऊपर क्वेश्चन है। आर्टिकल 20, आज के क्वेश्चन इंग्लिश में है, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, या आर्टिकल 20 में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तो दे सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट वो ओरल टेस्टिमनी, इसका मतलब होता है मौखिक रूप से पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। याद रखना, वो अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन दे सकता है किसी भी चीज के। लाइक इन्वेस्टिगेशन के समय में बहुत सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन जरूरत होती है, तो वो अपना थंब इम्प्रेशन दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सीजीपीसी ट्रैप कर सकता है, याद रखना, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिट ऑफ मैंडेमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज बट ऑल्सो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। The writ of prohibition is issued only against judicial और quasi judicial authorities। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखने से ऐसा लगेगा कि दोनों ही आपके सही है ना, और आप लोग दोनों सही लगा के आ जाओगे। लेकिन एक एक वर्ड की वजह से जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका जो सही आंसर वो सी ही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। बट अगर आप देखोगे तो अगर इस नॉट को हटा दे वो, है ना, और ओनली वर्ड जो आप देखोगे वो एक्सट्रीम दिखाता है, तो आप सोचोगे सर तो बोलते हैं कि एक्सट्रीम वाले वर्ड होते हैं काट दिया करो। ऐसा नहीं है, इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। आंसर इसका बोथ 1 और 2 है, रीजन के साथ आप मुझे बताना, ठीक है। मैंडेमस और प्रोहिबिशन, आई होप आप लोगों ने रिट पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। रिट मैंडेमस 5 तरह के रिट होते हैं जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। मैंडेमस प्रोहिबिशन किसके लिए जारी किया जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। क्वेश्चन बोल रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किसी भी तरीके का जो है सर्विसेज के अंदर किसी भी तरीके का फेवर नहीं है, या फिर बोल सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, ऐसा कह रहा है। बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन है ना, आर्टिकल 16 में हमारी प्रोवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट अंडर द स्टेट अ क्लास मस्ट बी बैकवर्ड एंड inadequately represented in the services। obviously inadequate representation होगा, अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन होगा और बैकवर्ड होगा वो ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, a constitutional amendment inserting a law in ninth schedule can be challenged on the grounds of violation of the basic structure। कह रहा है हमारे पास 12 शेड्यूल, उसमें से नाइन्थ शेड्यूल एक शेड्यूल है जिसमें हम अगर कोई विषय डाल देते हैं तो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना का उल्लंघन मानकर सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। 1973 का एक केस था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस से पहले, अर्थात 1973 से पहले जो भी सब्जेक्ट्स 9 शेड्यूल में डाले गए उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट आफ्टर 1973 जितने भी सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं या जितने भी विषय डाले गए हैं 9 शेड्यूल में, उन सबका न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू संभव है, पॉसिबल है। याद रखना हमेशा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, एनी लेजिस्लेशन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड
statement. Any legislation enacted by Parliament cannot be successfully challenged for affecting the basic structure of the Constitution. सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है any legislation enacted by Parliament can be successfully challenged for affecting the basic structure of the Constitution. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेजिस्लेशन बना रहा है पार्लियामेंट, उसको हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं ला सकते क्या? क्योंकि हालांकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्या उसको एग्जामाइन नहीं कर सकता? ऑब्वियसली जब भी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरवीन और सुप्रीम कोर्ट सक्सेसफुली उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, which one of the following pair is not correctly matched? Freedom of speech and expression includes freedom of the press. Freedom of conscience includes right to wear and carry kirpans by 6. C. Right to personal liberty includes right to carry on any trade or business. D. Right to equality includes the principle of natural justice. Take a screenshot. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हालांकि आंसर जो है वो सी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रेस को बताता है आर्टिकल 19 के तहत। हालांकि एक्सप्लिसिटली फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन नहीं है, बट कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने ये अपहेल्ड किया है कि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही इन्फर्ड राइट है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब अंतःकरण, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पंजाबी भाइयों को, जो सिख ब्रदर्स है, उनको जो है कृपाण रखने की भी परमिशन है अंडर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है। आपको बता रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी मैंने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि एनी ट्रेड आप नहीं कर सकते। भारत के किसी भी कोने में आप अगर गन फैक्ट्री खोल दोगे विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, है ना, ये भी एक बिजनेस है, बट आप नहीं कर सकते, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। मतलब आंसर तो यही है, बट ये गलत ऑप्शन है। राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हालांकि ये जो थोड़ा सा टर्म वेग लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लीटली नहीं दिया गया है, बट हाँ इम्प्लिसिटली हम बोल सकते हैं कि हाँ इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि नेचुरल जस्टिस कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है। नाउ असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अब सबसे पहले आप एक चीज सोचिएगा और सुनिएगा इस चीज को। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपी है, ठीक है, और किसी की इनकम 20 के रुपी है, दोनों ने सेम अपराध किया है, दोनों ने एक हत्या की है, या फिर हत्या बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम मान के चलते हैं चोरी की है। अब चोरी की है और सजा सुनाई जाती है उनको चोरी के बदले में कि इसको देना पड़ेगा 20 के और इसको देना पड़ेगा 20 के। अब इसका तो पूरा का पूरा पैसा चला गया, दोनों पहले से ही इक्वल नहीं है, तो हम अनइक्वल को इक्वली ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हमें तो अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली ना। और ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन है, बट ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए 20 के की जगह हम उसको कितना करेंगे, मान के चलिए 2 के, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। नाउ ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टेंसेस, दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड अनइक्वली ट्रीट करने में ही इक्वालिटी छुपी हुई है। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठवां का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 7वां नंबर, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत डीप है, अगर आप इसको अच्छे से कर पाओगे तभी डिफरेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन के जो नेचर है, वो यूपीएससी की तर्ज पे जा रहा है, तो इन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, हमेशा पूछता आ रहा है, और सीजीपीएससी भी पूछेगा आने वाले दिनों में, मे बी इसी साल शुरुआत हो जाए। Which one of the following are envisaged by the right against exploitation? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, abolition of untouchability, protection of interest of minorities. Fourth number, prohibition of employment of children in factories and mines. इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे ट्रिक नहीं क्या ही बोले, एक तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन। अगर आपको दिया हुआ है अनटचेबिलिटी, आपको पता है कि आर्टिकल 17 में ये है अनटचेबिलिटी से अबोलिशन वाला, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट प्रोविजन दिया हुआ है। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा, आप क्या करोगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन,
तो ये तो आर्टिकल 23 24 की बात हो रही है, तो इसमें 17 का क्या काम है? तो दूसरा नंबर जो है आप सबको एलिमिनेट कर दोगे, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, तो आपके पास बचे ऑप्शन बी और डी। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बट आपने देखा होगा इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है ना, एजुकेशनल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड को भी हटाना है, तो थर्ड को भी हटा दिया आपने। आपका बचा कौन सा ऑप्शन? 1 एंड 4 ऑप्शन। आपने सुना होगा बलात् श्रम, है ना? बलात् श्रम करना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 24 में क्या है, बलात् श्रम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन एलिमिनेट करना और सॉल्व करना आना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ 8th नंबर का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। रिट्स दिए हुए हैं और उनके ग्राउंड दिए हुए हैं। अब देखो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी को डिटेन किया है पुलिस ने तो उसकी बॉडी को विद इन 24 आवर्स उनको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन, अगर डिटेंशन अनलॉफुल है तो हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश का मतलब वो किसी को आदेश दे रहा है, वो परम आदेश है। अगर इसको संधि विच्छेद करो तो परम आदेश है ना, जो सर्वोच्च आदेश, सबसे बड़ा आदेश है, क्या होगा वो? सोचो सोचो। उसके बाद है कोअरंटो, उसके बाद है सर्टियोरी। कोअरंटो मतलब होता है किस आधार से या किस अधिकार से आप ये कर रहे हो। अगर किसी ने अनलॉफुल ऑक्यूपेशन किया है किसी पब्लिक ऑफिस का, अगर मान के चलते हैं कि कोई उस पद का दावेदार नहीं है लेकिन फिर भी उस पद पे बैठा हुआ है, लाइक एक फेक डीएम जो है अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो को वारंटो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज को वारंटो। तो ये हो जाएगा अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। सर्टियोरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। बेसिकली जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उन्होंने प्रीवियस जजमेंट दिए हुए होते हैं, तो प्रीवियस जजमेंट जो होते हैं वो हो सकता है कि अनलॉफुल हो या कुछ ऐसी जजमेंट्स होंगे जो वेग होंगे, तो उनके लिए ये क्या करता है, आप सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया अपने लोअर कोर्ट्स को ये सर्टियोरी जारी करते हैं। ठीक है, तो करेक्शनल डायरेक्शंस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद परमादेश का मतलब होता है अगर कोई बॉडी या फिर कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो गया या फिर ऐसे कोई जुडिशियल बॉडी हो गई, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है अपनी ड्यूटी को, पब्लिक ड्यूटीज को, तो उसके लिए नॉन परफॉर्मेंस फॉर पब्लिक ड्यूटीज के लिए जारी किया जाता है। नाउ 9th नंबर, एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न फंडामेंटल राइट्स आर अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। सी, आर्म्ड फोर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम अस, नो, बिकॉज दे आर स्पेशल, दे प्रोटेक्ट अस। सो उनकी लिबर्टी पे भी थोड़ा सा सवाल उठता है कि उनको लिबर्टी हम फुल फ्लेजेड नहीं दे सकते आर्टिकल 14 एंड 19। तो जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसके हिसाब से उनको जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर 14 एंड 19। तो आंसर हो जाएगा डी। उनको अवेलेबल है ये दोनों आर्टिकल, बट अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ओके, 10th नंबर, द पावर टू इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। हैबियस कॉर्पस रिट जारी करने की जो क्षमता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। अगला क्वेश्चन, which right is not explicitly mentioned in the fundamental rights but has been upheld by the Supreme Court several times? इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ प्रेस। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). रादर ये इन्फर्ड राइट है। ठीक है, मतलब उससे निकला हुआ राइट है। आर्टिकल 12th question, which statement are correct regarding minority educational rights? Minority has only the right to administer institutions. Second, minority has the right to establish and administration institutions. Third, the right is absolute. कभी भी ऐसा टर्म आ गया तो हटा देना, राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। 3 को हटाओ, सॉरी वेट अ मिनट, आपने हटा दिया 3, ऑप्शन 2 एंड 4, 2 and 4 is the correct, first भी incorrect है। Which one of the following pair is not correctly matched? Article 15, Article 22, Article 20, Article 16। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव मी
correct answer in comment box. Okay, now we are heading towards 14th number. Consider the following statement about writ of prohibition issued to stop a lower court from exceeding jurisdiction. Second, can be claimed as a matter of right. Issued to stop a lower court from exceeding jurisdiction का मतलब होता है कि प्रोहिबिशन का मतलब सबसे पहले तो हिंदी में समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका मतलब होता है निषेध। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा कभी शराबबंदी या शराब निषेध करना, किसी को मना कर देना, कंप्लीटली एबॉलिश कर देना, है ना। एबॉलिश तो थोड़ा अलग एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, बट प्रोहिबिशन मतलब रोक रोक लगाना किसी के ऊपर। तो ये इशू किया जाता है टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर एक सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट जो भी है, तो अगर हाई कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन पार कर दी, कोई ऐसा केस था जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ये जारी करेगा, क्या जारी करेगा, प्रोहिबिशन रेट जारी करेगा और कहेगा कि ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, यू कैन नॉट टेक दिस केस, और इस पे आप सुनवाई नहीं कर सकते। तो कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। क्या ये क्लेम किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा कि ये मैटर ऑफ राइट है? सोचिए। यस, बिल्कुल किया जा सकता है, कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, इशू टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग jurisdiction एंड कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, चलिए 15th नंबर का क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आपको मिलाना है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन किसमें होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आपको कहाँ मिलता है? राइट टू इक्वालिटी में मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ मिलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ मिलता है, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में। यहाँ पे फ्रीडम दिख गया ना यार, फ्रीडम है तो फ्रीडम का फ्रीडम आपको सही से लगा देना है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। एक मिनट, एक सेकंड, मुझसे यहाँ गलती हो गई, आई एम सॉरी। यहाँ पे जो है मुझे लगा कि ये 3 यहाँ पे है, सॉरी। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है आपके प्रियम्बल में मेंशन है। यहाँ पे आई थिंक ये 3-2-3-1-5-2 हो गया, इसलिए थोड़ा मिसमैच हो गया, सॉरी। इसमें सीधे सीधे आपको आंसर मिलाना था, ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन जो है प्रियम्बल में मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट टू इक्वालिटी में मेंशन है, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30 में मेंशन है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3-1-5-2, इसका सीक्वेंस मिलाना था आपको। ठीक है, विच इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको मेंशन करते ही हैं वो। तो इसमें याद रखना कि ये रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में लगते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन से रिस्ट्रिक्टिंग ग्राउंड्स हैं? तो पब्लिक ऑर्डर एक है, एक आपका मोरालिटी, और एक हेल्थ है, सोशल जस्टिस नहीं है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मोरालिटी, मौलिकता मेंटेन करने के लिए, और हेल्थ। ठीक है, तो इसके लिए जो है विच इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट 17, विच कैन नॉट बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, राइट टू क्लेम बोनस अंडर सेटलमेंट, राइट टू लाइवलीहुड थ्रू लॉफुल मीन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, विच, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, विच कैन नॉट बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू क्लेम अ बोनस अंडर सेटलमेंट। देखने से ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेग और थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट टू गुड हेल्थ हम लोग कर सकते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सब इसी में है ना। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार सीजीपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो राइट टू क्लेम बोनस अंडर सेटलमेंट, ये आर्टिकल 21 से नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर क्वेश्चन, असर्शन प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड अंडर फंडामेंटल राइट्स।
इंक्लूडेड है वही प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में। ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है, ठीक है। क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी, कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकते हैं। तो ये गलत हो जाता है रीजन, इसलिए सी आंसर है। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिसाइड बोला है, नॉट इंक्लूडेड। ओके, राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर, माइनॉरिटी राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू असेंबल पीसफुली। सारे हैं बट ये नहीं है, ये आर्टिकल 29 में मेंशन है। अगर आप पढ़ोगे माइनॉरिटी राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपको आर्टिकल 29-30 आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 29-30 आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, देन आपको ये पता चलेगा कि माइनॉरिटी राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन is not included under Article 19. Okay. Next question. State under Article 12 includes first Government Parliament of India, second Government and Legislature of States, third Local and other authorities. State आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, तो पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये भी होगा, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज होगा या नहीं होगा, आप बताओ। होगा, ऑब्वियसली होगा, वो सब भी स्टेट के अंदर आता है, भले ही छोटा सा उनका जुरिडिक्शन होता है या बोल सकते हैं कि उनका क्षेत्राधिकार होता है, बट आंसर ए होगा, सारे के सारे इसके सही आंसर होंगे। सो प्लीज मेक ए स्माइल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो इतनी तक ही थी, 20 क्वेश्चन हमने किए और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पर ज्वाइन करके इसके पीडीएफ भी आप ले सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। एंड फंडामेंटल राइट अभी 2-3 वीडियोस और आएंगे और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इजी टॉपिक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर मेन एग्जामिनेशन। सो थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।